अगर बीएनपी जनता के जनादेश से सरकार बनाती है तो सेना को किसी भी हाल में राजनीति के लिए इस्तेमाल नहीं होने दिया जाएगा। ये बात उस पार्टी के नेता ने कही है जिसकी खुद की नींव एक फौजी अफसर ने रखी थी। हम बीएनपी और तारिक रहमान की बात कर रहे हैं। खालिदा जिया और मेजर जनरल जियाउर रहमान के बेटे हैं बीएनपी के अभी जो हालिया अध्यक्ष हैं बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के चेयरमैन। तारिक को ऐसा वादा क्यों करना पड़ रहा है? कारण है बांग्लादेश की कुर्सी। 12 फरवरी 2026 को बांग्लादेश में चुनाव हो रहे हैं। 2024 में शेख हसीना के जाने के बाद ये बांग्लादेश में होने वाला पहला चुनाव है और इसको कवर करने के लिए साजिद और जरी बांग्लादेश में होने वाले हैं, तो उनकी रिपोर्ट्स आएगी, वो भी आप देखिए। अब हम वापस आते हैं राजदूत के इंट्रो पे। शेख हसीना, जैसे आपको पहले भी पता है, वहाँ पे जब हलचल हुई तो उसके बाद उन्होंने हिंदुस्तान आना पड़ा। आवामी लीग बांग्लादेश में बैन है क्योंकि ये कहा गया कि बांग्लादेश का युवा एक नया सिस्टम चाहता था, नया चेहरा चाहता था। लेकिन चुनावी मैदान में दो पुरानी पार्टियां ही अभी दिख रही हैं बड़े प्लेयर्स के रूप में, बीएनपी और जमात। बीएनपी के नेता तारिक उस राजनीतिक परिवार से हैं जिसने दशकों दशक बांग्लादेश की राजनीति पर गहरी पकड़ बनाकर रखी है। दूसरी तरफ हैं 67 साल के डॉक्टर शफीकुर रहमान। इनकी राजनीति बिल्कुल अलग है। इन्होंने एक भी महिला उम्मीदवार को चुनाव में नहीं उतारा है अभी तक। दोनों नेताओं ने 12 फरवरी को होने वाले चुनावों से पहले प्रचार कर लिया है। कैंपेनिंग 10 फरवरी यानी आज की सुबह खत्म हो चुकी है। वोटिंग से पहले बांग्लादेश में क्या माहौल है? बांग्लादेश के इस चुनाव में भारत के लिए क्या दांव पर लगा हुआ है? कौन कौन सी पार्टियां चुनाव लड़ रही हैं? कौन कौन से स्टेक होल्डर्स हैं? इसी पर हम बात करने वाले हैं आज के एपिसोड में। नमस्ते, मैं हूं निखिल और आप खबरगांव का डेली इंटरनेशनल बुलेटिन राजदूत देख रहे हैं। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में 9 फरवरी को चुनावी माहौल पूरी पीक पे था। अपने शहर में हजारों लोग झंडे लहराते हुए रैलियों में पहुंचे। हर पार्टी जनता के उस आंदोलन को अपने पक्ष में लाने की कोशिश कर रही थी जिसने कभी शेख हसीना को राजनीति से बाहर किया। 170 मिलियन 17 करोड़ की आबादी वाला ये देश 12 फरवरी को वोट देने वाला है। 300 सीटों पर चुनाव होगा और लगभग 2000 उम्मीदवार इन सीटों पर लड़ रहे हैं। लेकिन टक्कर किन में है? बांग्लादेश की राजनीति में अब तक दो बड़ी पुरानी पार्टीज रही हैं, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी बीएनपी और आवामी लीग। इस बार चुनाव में शेख हसीना की पार्टी को बैन किया गया है। ऐसे में चुनाव में असली मुकाबला बीएनपी और जमाते इस्लामी के बीच है। बीएनपी 292 सीटों पर चुनाव लड़ रही है जबकि जमाते इस्लामी 224 सीटों पर अपनी किस्मत आजमा रही है। इसके अलावा छात्रों की बनाई एक और पार्टी है नेशनल सिटीजन्स पार्टी। ये बीएनपी के साथ अलायंस में 32 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। इन सभी पार्टियों में सबसे मजबूत दावेदार माना जा रहा है बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी को ही। खालिदा जिया वाली पार्टी है, जियाउर रहमान वाली पार्टी है। अब इसके नेता हैं तारिक रहमान, इन दोनों के बेटे। 17 साल के एग्जाइल के बाद तारिक दिसंबर में देश लौटे हैं। उनकी पार्टी के चुनावी वादे काफ़ी स्ट्रेट हैं, जैसे गरीब परिवारों को पैसे की मदद देना, कोई भी नेता 10 साल से ज़्यादा प्रधानमंत्री न रहे ऐसी बात करना, विदेशी निवेश लाकर देश की इकॉनमी सुधारना और भ्रष्टाचार पर सख्ती। तारिक रहमान का कहना है कि सिर्फ बीएनपी के ही पास देश चलाने का एक्सपीरियंस है। उन्होंने रैलियों में अपने माता पिता यानी जियाउर रहमान और खालिदा जिया का जिक्र कई बार किया, ये कहते हुए कि दोनों ही देश चला चुके हैं और बाकी पार्टियों के पास ऐसा एक्सपीरियंस तो नहीं है जो बीएनपी के पास है। तारिक रहमान की पार्टी का सबसे बड़ा मुकाबला जमाते इस्लामी से है। जमाते इस्लामी बांग्लादेश की सबसे बड़ी इस्लामिस्ट पार्टी है। इसके लीडर हैं शफीकुर रहमान। शफीकुर रहमान एक अलग तरह की राजनीतिक छवि रखते हैं। पेशे से सरकारी वो डॉक्टर रह चुके हैं और 2019 में उस वक्त जमात के चीफ बने थे जब पार्टी पर बैन था। दिसंबर 2022 में उन्हें रात के वक्त आतंकवाद से जुड़े इल्ज़ामों में गिरफ्तार किया गया और 15 महीने बाद जमानत पर रिहा किया गया। इसके बाद मार्च 2025 में जब मोहम्मद यूनुस की अगुवाई में अंतरिम सरकार बन गई तो उस केस से शफीकुर रहमान का नाम हटाया गया। इसके बाद से उनके भाषण और रैलियां लगातार सुर्खियों में रहते हैं। पिछले साल ढाका की एक बड़ी रैली में गर्मी के कारण मंच पर 2 बार बेहोश हो गए थे, लेकिन डॉक्टरों की सलाह के बावजूद उठे और उन्होंने अपना भाषण पूरा किया। कहा, जब तक अल्लाह मुझे ज़िंदगी देगा मैं लोगों के लिए लड़ता रहूँगा। अगर जमात सत्ता में आई तो हम हुक्मरान नहीं जनता के सेवक होंगे। कोई मंत्री ज़मीन या टैक्स फ्री गाड़ी लेकर नहीं चलेगा, न वसूली होगी न भ्रष्टाचार। मैं युवाओं से साफ कहना चाहता हूँ, हम आपके साथ हैं। शेख हसीना के दौर में कई साल तक जमात पर बैन रहा, लेकिन 2024 में आंदोलन के बाद जब हसीना की सरकार गिर गई तो जमात फिर से पॉलिटिक्स में लौट आया। जमात के साथ नेशनल सिटीजन पार्टी है। इसे उन्हीं युवाओं ने बनाया है जिन्होंने हसीना को सत्ता से हटाने में बड़ी भूमिका निभाई थी।
जमात का कहना है कि वो देश को इस्लामी उसूलों के हिसाब से चलाना चाहती है। साथ ही यहाँ भी इकॉनमी सुधारने की बात है, पड़ोसी देशों से बेहतर रिश्ते हैं और कपड़े के बिजनेस के अलावा ये पार्टी चमड़े के बिजनेस को भी आगे बढ़ाना चाहती है। इस चुनाव में जमात 224 सीटों पर है, एनसीपी 30 सीटों पर। अगर इनका अलायंस जीत जाता है तो शफीक उर रहमान जमात के जो हैं लीडर वो प्रधानमंत्री बनेंगे। जमात को लेकर अक्सर ये कहा गया है कि ये पार्टी धर्म से बहुत ज़्यादा जुड़ी है, लेकिन अब पार्टी ने लोगों की ये सोच बदलने की कोशिश की है, प्राइमरीली एनसीपी से जो उनका अलायंस है। अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक पहले बांग्लादेश के जो बड़े बिजनेसमैन हैं जमात से दूरी बनाकर रखते थे, क्योंकि उनको कहीं और क्लोज रखना पड़ता था। फिर चुपचाप बातचीत करते थे, है ना, मिलना भी है तो धीरे से। लेकिन अब ऐसे हालात हैं कि खुले तौर पर जमात के नेताओं से बिजनेस लीडर्स मिल रहे हैं। पिछले कुछ महीनों में यूरोप, पश्चिमी देशों और यहाँ तक कि हिंदुस्तान के डिप्लोमेट्स ने भी जमात के लीडर शफीक उर रहमान से मुलाकात की है। यही शफीक उर रहमान जिन्हें कुछ समय पहले तक दुनिया के कई हिस्सों में राजनीतिक रूप से अस्पृश्य माना जाता था, अब उनके प्रति नजरिया साफ तौर पर बदलता दिख रहा है। कारण क्या है इसका? कारण है बांग्लादेश का पॉलिटिकल वैक्यूम। जुलाई 2024 में हुए आंदोलन में सिर्फ शेख हसीना की सरकार नहीं गिरी, देश की पूरी राजनीति ही बदली है। सालों से बांग्लादेश की राजनीति दो पार्टीज के इर्द गिर्द घूमती थी, आवामी लीग और बीएनपी। हसीना के जाने के बाद ये इक्विलिब्रियम टूट गया। आवामी लीग के बैन हो जाने के बाद और बीएनपी के अकेले रह जाने से एक खाली जगह बन गई, जिसे जमात ने भरा। शुरुआत में माना जा रहा था कि इसे छात्र नेताओं की नेशनल सिटीजन्स पार्टी भर देगी वैक्यूम को, लेकिन नहीं हो पाया और इससे जो मौका पैदा हुआ उसका फायदा जमात को मिल गया, जो लंबे समय से हाशिए पर रही है। जमात बांग्लादेश की दो सबसे ताकतवर राजनीतिक पार्टियों में से एक बनकर उभर गई है। अब इन दोनों में से आगे कौन है, बीएनपी है या जमात है, इस पर आते हैं। कुछ सर्वेस को हम कोट करेंगे। बांग्लादेश के इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ एंड डिप्लोमेसी के एक सर्वे के मुताबिक बीएनपी का अलायंस सबसे आगे चल रहा है। इस सर्वे में बीएनपी अलायंस को 44.1% वोट मिलने का अनुमान है। वहीं जमात इस्लामी की अगुवाई वाला 11 पार्टियों का अलायंस भी लगभग इतने पे ही है, इन्हें 43.9% वोट मिलने की बात कही गई है। हालांकि तस्वीर इससे थोड़ी ज़्यादा दिलचस्प है। अगर आप सर्वेस को ही देखते हैं तो वोट शेयर में तारिक रहमान की बीएनपी कुछ आगे दिखती है, लेकिन आपको बांग्लादेश में ऐसे बड़े बड़े इलाके मिल जाएंगे जहां पे आपको बीएनपी की जीत अगर तय दिखती है, तो बड़े बड़े इलाके ऐसे भी मिलेंगे जहां जमात इस्लामी का अलायंस आगे है। ऐसे सर्विस की मानेंगे तो इस्लामी गठबंधन 105 सीटों के साथ मजबूत स्थिति में ही है, जबकि बीएनपी 101 सीटों पर जीत के करीब वो बता रहे हैं। इसके अलावा 75 सीटों पर दोनों के बीच कड़ा मुकाबला भी माना जा रहा है। एक दूसरा सर्वे भी है जो एमिनेंस एसोसिएट फॉर सोशल डेवलपमेंट ने किया है। इसमें तस्वीर थोड़ी सी अलग है। इस सर्वे के मुताबिक बीएनपी साफ बढ़त में है, करीब 208 सीटें जीत सकती है। ईएएसडी के अनुमान के मुताबिक जमात इस्लामी गठबंधन को सिर्फ 40 सीटें मिल सकती हैं। सर्वे ये भी दावा करता है कि बांग्लादेश के ज़्यादातर वोटर्स अब भी बीएनपी को अपनी पहली पसंद मानते हैं। करीब 66.3% लोग बीएनपी के पक्ष में बताए गए हैं, जबकि जमात इस्लामी को सिर्फ 11.9% का समर्थन इस सर्वे ने बताया है। छात्र नेताओं की पार्टी एनसीपी को 1.7% लोगों के समर्थन की बात सर्वे में है। अब सर्वे दोनों पार्टियों के बीच कहीं कांटे की तो कहीं कम कांटे की टक्कर दिखाते हैं। अब जो भी पार्टी सत्ता में आएगी वो सिर्फ सरकार तो नहीं बनाने वाली है, वो ये भी तय करेगी कि बांग्लादेश अपने लिए और उसका जो संबंध हिंदुस्तान के साथ है उसके लिए कैसा भविष्य बनाना चाहती है। इसलिए बांग्लादेश के चुनाव सिर्फ उनके मुल्क के अंदर नहीं, दुनिया भर में देखे जा रहे हैं, स्पेशली इंडिया में। और भारत के लिए देश बहुत अहम है, सिर्फ पैसे और जीडीपी की वजह से नहीं। बांग्लादेश की लोकेशन बढ़िया है, बंगाल की खाड़ी के उस मुहाने पर वो है जहाँ से एशिया का बहुत सारा सी बिजनेस होकर गुजरता है। हर साल करीब बांग्लादेश के लोग 20 अरब डॉलर विदेश से कमाकर अपने यहाँ भेजते हैं। यूएन के शांति मिशन में बांग्लादेश के लोग हैं और भारत के लिए बांग्लादेश हमेशा से एक ज़रूरी पड़ोसी रहा है। दोनों देशों के बीच 4000 किलोमीटर लंबी बॉर्डर है। आर्थिक तौर पर भी दोनों के हित एक दूसरे से जुड़े हैं। भारत ने बांग्लादेश को सड़क, रेल और पोर्ट जैसे प्रोजेक्ट्स के लिए करीब 8 अरब डॉलर का कर्ज दिया हुआ है। 1160 मेगावाट बिजली भी सप्लाई करता है। लेकिन क्या आने वाली सरकार इन प्रोजेक्ट्स में हिंदुस्तान का साथ चाहती है? दोनों पार्टीज इस पर क्या सोचती हैं, इस पे आइए। 2016 में इकोनॉमिक टाइम्स के मुताबिक बीएनपी के एक बड़े एडवाइजर ने तब आवामी लीग की सरकार में शेख हसीना से कहा था कि भारत के साथ कुछ जॉइंट वेंचर पावर प्रोजेक्ट्स को बंद करना चाहिए, क्योंकि ये बांग्लादेश के पर्यावरण को नुकसान पहुंचा सकते हैं। दूसरी तरफ जमात पाकिस्तान से ज़्यादा मजबूत रिश्ते चाहती है। इसके अलावा 2024 में शेख हसीना की सत्ता गिरने के बाद भारत विरोधी सेंटिमेंट भी आपको बांग्लादेश में कुछ बढ़ा दिखता है।
खासकर तब जब भारत ने हसीना को उनके देश वापस नहीं भेजा। 2025 में तनाव और बढ़ा जब 2024 के आंदोलन के प्रमुख लीडर उस्मान हादी की गोली मारकर हत्या हो गई। उस्मान की मौत का इल्जाम भी बांग्लादेश में कुछ तबकों ने हिंदुस्तान पर लगाया था। बांग्लादेश में भारत के खिलाफ बड़े बड़े प्रदर्शन हुए हैं और हिंदू अल्पसंख्यकों के साथ बांग्लादेश में जो हो रहा है वो हम लगातार राजदूत में आपको बता ही रहे हैं। फिर क्रिकेट को लेकर एक अलग ही बहस चल रही कि कौन किस टीम में खेलेगा, किसके मैच कहाँ होंगे। तो ये जो माहौल खराब हुआ है, जो सो कॉल्ड एंटी इंडिया सेंटिमेंट बना है, उसे लेकर बीएनपी या जमात जिसकी सरकार बनती है वो क्या करेंगे। एक्सपर्ट्स को ही हम सुनना चाहते हैं। यहाँ फॉरेन पॉलिसी एक्सपर्ट माइकल कुगलमैन अल जजीरा को बताते हैं कि आज की बीएनपी पहले जैसी नहीं रही है। अब उसका जमात के साथ कोई संबंध भी नहीं है, अलग अलग लड़ रहे हैं। पार्टी ने साफ तौर पर यह मैसेज दिया है कि वो भारत के साथ रिश्ते बेहतर करना चाहती थी। उसका मानना है कि भारत भी अब बांग्लादेश के साथ टूट चुके रिश्तों को फिर से जोड़ने के लिए तैयार दिख रहा है। हाँ, बेशक भारत की पहली पसंद यही होती कि अगली सरकार आवामी लीग की बनती, लेकिन भारत ये भी समझ चुका है कि राजनीति में फिलहाल आवामी लीग कुछ दिन वापस नहीं आएगी। इस वजह से भारत बीएनपी वाली सरकार के साथ काम करने के लिए भी तैयार है, लेकिन चूंकि चुनावी सर्वे कह रहे हैं कि बीएनपी और जमात के बीच टक्कर का मुकाबला है, इसलिए भारत किसी एक पर दांव लगाने के बजाय दोनों से कांटेक्ट बनाए हुए है। इसी कड़ी में जमात चीफ शफीकुर रहमान ने भी एक इंटरव्यू में बताया कि दिसंबर में एक भारतीय डिप्लोमेट उनसे मिलने आए थे। वहीं 10 जनवरी को ढाका में इंडियन हाई कमिश्नर प्रणय वर्मा ने भी बीएनपी लीडर तारिक रहमान से मुलाकात की थी। मैंने सरकार जिसकी भी बने, भारत दोनों पार्टियों के साथ काम करने को तैयार दिख रहा है। जैसे हमने पहले बताया, बांग्लादेश के इन चुनावों को कवर करने के लिए साजिद और जेरी खुद बांग्लादेश जा रहे हैं। वो ढाका में होंगे कई दिन, बांग्लादेश के बाकी शहरों को भी ट्रैवल करेंगे। इन्हों कौन सी स्टोरीज कवर करनी चाहिए, अगर आप इनको कोई हेल्प कर सकते हैं तो डू रीच आउट। इनकी अगर आप रिपोर्ट्स देखना चाहते हैं तो खबरगांव के साथ आप बने रहिए। आज का ये जो राजदूत हमने आपको बताया, अब हम समाप्त करते हैं सूचना के साथ में। सिरिया ने लिखा था और आनंद ने रिकॉर्ड किया था। आप देखते रहिए खबरगांव।